हाय हाय एवरीवन, सब लोग ऑनलाइन आ गए होंगे। शुरू करते हैं आज की क्लासेस। ठीक है, जल्दी से ज़रा एक बार मुझे मैसेज ड्रॉप कर दें और जल्दी से ज्वाइन कर लें। ठीक है, मैं ज़रा एक बार स्क्रीन वगैरह ऑन करता हूँ आपके मैसेज रीड वगैरह करने के लिए। तब तक जल्दी से आप एक बार शुरू करने से पहले ज़रा ज्वाइन कर लें। ठीक है, हो गया? ज्वाइन कर लिए सभी लोग? एक बार ज़रा आप ज्वाइन कर लीजिए, तब तक मैं ज़रा मॉडल वगैरह क्रिएट कर लूँ, क्योंकि आज की क्लास में मॉडल का बहुत बड़ा रोल है। चलिए, ठीक है, शुरू करते हैं फिर। आज की क्लास में हमें ईजेड के बारे में ज़्यादा बात करना है। ठीक है, एक बार ज़रा सा माइक वगैरह चेक कर लो यार। ठीक है, विजिबिलिटी ठीक है, ओके। देखिए, ईजेड हमें थोड़ा नाम वाम लिखना है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला ये क्वेश्चन है, आ जाइए। यहाँ देखिए सब बच्चे, यहाँ लिखा हुआ है FCL, यहाँ लिखा हुआ है BRI। ठीक है, जरा देखें ईजेड के लिए हमने 5 रूल लिख लिया है। ईजेड क्या है जरा देखें, आप थोड़ा इसको समझा देता हूँ फिर उसको काम करेंगे। सभी बच्चे जरा देखें क्या है। GI लिखने के लिए एक फॉर्म का नाम है सीज और ट्रांस, एक फॉर्म का नाम है सीन और एंटी। इसी तरीके से एक फॉर्म का नाम है E और Z। सभी बच्चे रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे तो ये दिख जाएगा। कहाँ दिख जाएगा? रिप्रेजेंटेशन में आपको दिख जाएगा। पिछले क्लास में हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ GI डिस्कस किया था, उसमें ये टॉपिक लिखा होगा EZ। क्या लिखा होगा? EZ। अब EZ क्या होता है? एक रूल है हमारे पास, कोई रूल होगा जिसका नाम है CIP रूल। CIP 3 साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा हुआ है। इस रूल का नाम है कैन, इनगोल्ड एंड प्रीलॉक्स। 3 साइंटिस्ट के नाम पे, 3 साइंटिस्ट का नाम क्या है? कैन, इनगोल्ड एंड प्रीलॉक। तीनों साइंटिस्ट के नाम पे एक रूल बना हुआ है। 5 रूल है। हायर एटॉमिक नंबर इज द सीनियर। उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, एक बार इधर सीनियर डिसाइड करते हैं, एक बार इधर जरा सीनियर डिसाइड करते हैं। सभी बच्चे बार सुन लें, फिर मैं 5 को लेकर जरा डिस्क्राइब करूंगा। GI का पिछले क्लास में मैंने बोला था कि नाम लिखने के लिए एक मेथड है सीज और ट्रांस, दूसरे मेथड का नाम है सीन और एंटी, एंड द थर्ड एंड द लास्ट E एंड Z। क्या लिखा हुआ है? E एंड Z। सभी बच्चे देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है? E एंड Z। तो EZ डिसाइड करने के लिए कैसे करते होंगे, तो एक रूल है जिसका नाम है CIP। इसी का नाम सीनियोरिटी, प्रेफरेंस, प्रायोरिटी, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम है, लेकिन हम CIP बोलेंगे क्योंकि CIP इज द वेरी फेमस। और इससे कंटिन्यू क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन है वो भी CIP के नाम से ही है। तुम CIP के बारे में ज़्यादा बातचीत करेंगे। फिर CIP को लेकर मैंने बताया कि CIP रूल 5 रूल है, याद कर लेना है। उस 5 रूल को उठा के लेकर आएंगे और इन दोनों में देखेंगे, पहले इन दोनों में देखेंगे, फिर इन दोनों में कंपेयर करेंगे कौन सीनियर है। जैसे पहला रूल है, सभी बच्चों को देखो, उसमें नोटबुक में पिछले क्लास में लिखा था हायर एटॉमिक नंबर इज द सीनियर। तो सभी बच्चों को पता है सीनियर कौन हो गया इस बार? 1। जो सीनियर होगा उसके नीचे हम क्या करेंगे? 1 लगा देंगे। सीनियर कैसे पता चला? हायर एटॉमिक नंबर इज द सीनियर। फिर आपको याद होगा इधर में भी क्या होगा? हायर एटॉमिक नंबर इज द सीनियर। तो दोनों सीनियर हो गए। अब जब 2 सीनियर, सभी बच्चे जरा देखें, जब 2 सीनियर सेम साइड होगा यहां देखना है, जब 2 सीनियर सेम साइड होगा तो ऐसे वाले केस में हम लिखेंगे Z। क्या लिखेंगे? Z। 2 सीनियर अगर अपोजिट साइड होगा तो ऐसे वाले केस में हम लिखेंगे E। तो अभी 2 सीनियर कहाँ है? अपोजिट साइड में है, तो क्या लिखेंगे? E। क्या लिखेंगे? E। चलिए जरा से यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन एक CH3 हाइड्रोजन यहाँ लिखा हुआ है। सभी बच्चे देखें, Cl और हाइड्रोजन लिखा हुआ है। यहाँ देखना है, यहाँ देखिए ये 1, इन दोनों में सीनियर, हायर एटॉमिक नंबर इज द सीनियर। इन दोनों में 1, ये 2 सीनियर सेम साइड, क्या लिखेंगे? Z। 2 सीनियर सेम साइड, क्या लिखेंगे? Z। हायर एटॉमिक नंबर इज द सीनियर। सीनियर कैसे ही पता चलता है सर? 5 रूल के बेसिस पे, जिसमें पहला रूल ये था हायर एटॉमिक नंबर सीनियर लेना है। सभी बच्चे देखें, दूसरा क्वेश्चन था ये। तीसरा जरा सा आ जाए वहाँ पे, तीसरा ये है, सभी बच्चे देखें, लोन पेयर यहाँ लिखा हुआ है OH,
यहाँ पे लिखा हुआ है F और यहाँ लिखा हुआ है Br। इधर तो हायर एटॉमिक नंबर इज द सीनियर, इधर क्या है हायर एटॉमिक नंबर इज द सीनियर। एंड इधर साइड में जब आ रहे होंगे यानी इस साइड में जब आएंगे तो सभी बच्चों को याद होगा हमने लिखा था लोन पेयर इज ट्रीटेड एज अ ग्रुप एंड हैव जीरो एटॉमिक नंबर, दैट्स व्हाई इट्स ऑलवेज अ जूनियर ग्रुप। इसका मतलब इधर सीनियर कौन होगा, ये होगा। अब इस बार दो सीनियर कैसे हैं, अपोजिट हैं, तो क्या लिखेंगे अपन लोग ई, क्या लिखेंगे ई। फिर जरा अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा है, यहाँ पे ड्यूट्रियम, यहाँ पे आयोडीन और यहाँ पे Br। इस बार सीनियर कौन होगा ये, क्योंकि हायर एटॉमिक नंबर इज द सीनियर। आपको याद होगा हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं H, D और T। ये क्या है आइसोटॉप्स है, सभी बच्चों को याद होगा। और आपको पता होगा हैवियर आइसोटॉप्स इज द सीनियर, हमने लिख रखा है। तो इन दोनों में हैवियर आइसोटॉप्स कौन है, ये है हैवियर आइसोटॉप्स इज द सीनियर, तो ये सीनियर हो गया। दो सीनियर सेम साइड, हम क्या लिखेंगे Z। दो सीनियर सेम साइड, हम क्या लिखेंगे Z। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अगला रूल जरा सभी बच्चे एक बार देखें प्लीज, थोड़ा ये रूल हमें थोड़ा डिस्कस करना है। यहाँ लिखा हुआ है OH, यहाँ लिखा हुआ है Br, मान लेते हैं ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ आयोडीन और यहाँ लिखा हुआ है Br। तो हायर एटॉमिक नंबर इज द सीनियर, सभी बच्चे देखें जरा सा, हायर एटॉमिक नंबर इज द सीनियर। इधर जरा देखें क्या है, अगला रूल नोटबुक में लिखा हुआ है इफ, अब से नोटबुक जरा सभी बच्चे एक बार देखें, लिखा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ जरा सुन लें। इन केस when and first atom are common, in case when first atom are common then go for second then third then so on till the first point of difference। इसका मतलब हो गया दो एटम अगर कॉमन हो जाएगा तो आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, तब तक आगे बढ़ेंगे जब तक उनमें कहीं ना कहीं डिफरेंस ना आ जाए। तो सभी बच्चे देख पा रहे हैं इन दोनों में क्या हो गया, ये दोनों कॉमन हो गया, इन दोनों में ये दोनों कैसा है कॉमन है, आगे बढ़ेंगे। तो Br हाइयर एटॉमिक नंबर है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है, तो इधर सीनियर कौन हो जाएगा ये। अब दो सीनियर सेम साइड, क्या लिखेंगे Z। एक बार दोबारा जरा इधर देखिए सभी बच्चे, शायद आप समझ ना पाए हो। C डबल बॉन्ड O, यहाँ लिखा हुआ है COCH3, सभी बच्चे देख लो। C डबल बॉन्ड O यहाँ पे लिखा हुआ है, या C डबल बॉन्ड O यहाँ पे लिख लेते हैं फ्लोरीन और यहाँ लिखा हुआ है क्लोरीन, ताकि आपको क्लियर हो पाए। यहाँ आयोडीन और यहाँ लिखा हुआ है Br। तो हाइयर एटॉमिक नंबर इज द सीनियर, फर्स्ट एटम आर कॉमन देन गो फॉर सेकंड, अगर सेकंड कॉमन होगा देन गो फॉर थर्ड एंड थर्ड के बाद सो ऑन। सभी बच्चे देख पा रहे हैं इसके पास 17 एटॉमिक नंबर है और इसके पास 9 होगा, तो ये सीनियर होगा। अब जब दो सीनियर अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या लिखेंगे ई, क्या लिखेंगे ई। उम्मीद करता हूँ 4 रूल को जरा मैंने डिस्कस कर लिया है, आप इसको जरा जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब थोड़ा इधर कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी जरा अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस इधर जरा सा देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस को जरा इधर बात करते हैं। चलिए आप सभी बच्चे जरा सा इधर देखेंगे, आपको बताना है किसका क्या नाम होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है CH2OH, सभी बच्चे जरा बोर्ड पे प्लीज देखें, यहाँ पे CH2Cl, यहाँ लिखा हुआ है OH, यहाँ लिखा हुआ हाइड्रोजन। आप जरा सा कंसिडर कर लेना, आप लिख लेना, ठीक है। आप अच्छे से नोट करना, सभी बच्चे अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा गैप दे दे के लिखना प्यारे बच्चों, गैप दे दे के लिखना। ठीक है, करीबन 30-40 एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं इस पे, या कम से कम 20-30 तो करना ही चाहिए। 20-30 अगर डिस्कस कर लेते हैं तो आप अच्छा करेंगे, मुझे पता है उसके बाद। हो गए, सभी बच्चों ने नोट कर लिया। और भी एग्जाम्पल्स को हम लेकर आएंगे, उसके बाद थोड़ा और बात करेंगे। करीबन अभी 15 एग्जाम्पल्स और हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखते हैं, हायर एटॉमिक नंबर इज सीनियर, ये हायर एटॉमिक नंबर है। इफ फर्स्ट एटम आर कॉमन देन गो फॉर सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड भी कॉमन थर्ड भी कॉमन, यानी 2 हाइड्रोजन था। अगली बार में Cl 17, ऑक्सीजन का 8, तो ये हो जाएगा सीनियर। 2 सीनियर अपोजिट साइड, क्या लिखेंगे ई। 2 सीनियर अपोजिट साइड, देन वी कैन राइट ई। ओके, क्लियर है।
इधर में जरा देखें, इसका मतलब क्या है, सीस फॉर्म। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, सीस फॉर्म। सीस का मतलब क्या होता है, सेम साइड। सीस का मतलब क्या होता है, सेम साइड। सीनियरिटी ऑर्डर में इधर भी सीनियर है, इधर ये सीनियर है, तो इधर क्या नाम होगा, जेड। और जेड का मतलब भी क्या होता है, सेम। सीस का मतलब भी सेम और जेड का मतलब भी सेम। सभी बच्चे जरा बोर्ड पे यहाँ पर देखें, इन दोनों में ये तो आप जानते हैं ट्रांस है, सभी बच्चे देख पा रहे हैं, ट्रांस है, अपोजिट डायरेक्शन में, और इधर सीनियर ये, इस बार सीनियर ये, तो ये क्या हो जाएगा, ई। ई का मतलब भी अपोजिट और ट्रांस का मतलब भी अपोजिट। बच्चों के दिमाग में ऐसा एक फिगर बनेगा, सीज और ट्रांस ई और जेड जैसे हैं, सी और ट्रांस जो है ई और जेड जैसे, मतलब ये दोनों क्या है, जहां जहां ई आएगा वहां वहां ट्रांस लिख सकते हैं, जहां जहां सीज आएगा वहां वहां हम जेड लिख सकते हैं। लेकिन सभी बच्चे देखें यहाँ पे, ये वाला ट्रांस है, ये वाला एग्जाम्पल कौन सा है, ट्रांस है, लेकिन इस बार सीनियर ये है और इस बार सीनियर ये है। हायर एटॉमिक नंबर इज द सीनियर एंड हायर एटॉमिक नंबर इज द सीनियर, और ये क्या होगा, जेड। इसका मतलब सब बच्चे समझ पा रहे हैं, नोट में ये लिख लेना है, सीज ऑब्लिक ट्रांस एंड ई ऑब्लिक जेड आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। एक बार सभी बच्चे जरा इसको लिख लेंगे जरा, सीज ऑब्लिक ट्रांस एंड ई ऑब्लिक जेड आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। सीज ऑब्लिक ट्रांस एंड ई ऑब्लिक जेड आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। क्लियर हो गया। यहाँ बोर्ड पे जरा देखें, इसमें आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 6 है और यहाँ 8 है, जबकि यहाँ बढ़ेंगे तो दोनों में कितना है, 8 है। 8 मतलब हायर एटॉमिक नंबर। आप 8 मतलब लिखना, मैं लिख के जरा समझा रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस बार सीनियर कौन होगा, ये। यहाँ पे जरा देखें, सब में कार्बन कार्बन दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है, सब बच्चे देख पा रहे हैं, और यहाँ पे फिर क्या है, कार्बन है, यहाँ पे क्या है, कार्बन है, तो ये सीनियर हो जाएगा। सब बच्चे थोड़ा ध्यान से देखें, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है, कार्बन। जब दो सीनियर मतलब दो सीनियर सेम साइड होगा तो क्या लिखेंगे, जेड। दो सीनियर सेम साइड होगा तो क्या लिखेंगे, जेड। सभी बच्चे जरा से यहाँ देखें, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन कॉमन हो गया। आगे बढ़ेंगे तो इधर भी कार्बन है, आगे बढ़ेंगे इधर भी कार्बन है। बच्चे को लगेगा ऊपर वाला सीनियर है, लेकिन आप जानते हैं यहाँ पे भी कार्बन है। इसके पास यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। यहाँ पे सभी बच्चे देखें 4 कार्बन है, यहाँ पे जरा देखिए हाइड्रोजन है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ का कंसेप्ट है। बस में टिकट लेने जाते हैं, पहले लीजिए विंडो सीट, सभी बच्चे जानते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों कार्बन कॉमन। आगे बढ़ेंगे तो इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर बढ़ेंगे तो कार्बन है। ये दूसरे नंबर के बाद ये तीसरा नंबर कार्बन स्टार्ट हो रहा है। ये जो कार्बन है, सभी बच्चे देख पा रहे हैं कौन सा कार्बन, ये वाला कार्बन, ये तीसरे नंबर पे स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पहले नंबर पे स्टार्ट हो रहा है। तो आप समझ पा रहे हैं इधर क्या होगा, एटॉमिक नंबर ये ज्यादा हो जाएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का रूल फॉलो करना है, तो ये ले लेंगे। और इधर हायर एटॉमिक नंबर इज द सीनियर, दो सीनियर सेम साइड, क्या लिखेंगे, जेड। सभी बच्चे जरा देखें, इस बार ये सीनियर होगा क्योंकि दोनों में 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 6 और 8 है। आप जानते हैं जो ऑक्सीजन पहले आ जाएगा उसको पहले लेना है, पहले आओ पहले पाओ का कंसेप्ट है। यहाँ जरा सा देखें, यहाँ पे चलेंगे तो देखिए जरा सा 6, यहाँ पे 6, यहाँ देखिए 6, लेकिन यहाँ इस बार 8 है। बच्चा समझेगा जल्दीबाजी में कि सल्फर को लेना चाहिए, सभी बच्चे सुन लें, लेकिन सल्फर यहाँ पे है, इस पोजीशन पे है, ऑक्सीजन इस पोजीशन पे, कहीं ऑक्सीजन इस पोजीशन पे है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर पहले ही आते ही, इफ बोथ एटम आर कॉमन देन आगे बढ़ेंगे, फिर कॉमन आगे बढ़ेंगे, फिर कॉमन, फिर कॉमन, फिर कॉमन, तब तक बढ़ेंगे जब तक कहीं ना कहीं डिफरेंस ना आ जाए। तो मेरा ये कॉमन हो गया, आगे बढ़ा, ये कॉमन हो गया, फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन आ गया, सभी बच्चे देख पा रहे हैं। इसका मतलब इस बार सीनियर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। और दो सीनियर सेम साइड, सब बच्चे जानते हैं क्या लिखेंगे हम, जेड। आप समझ पा रहे हैं, ये सल्फर है और ये क्या है, ऑक्सीजन है। क्लियर हो गया होगा, नोट कर लीजिए जरा सा, और थोड़ा डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स को। देखिए आप, एग्जाम्पल्स नोट करना जरा, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर थोड़ा मैं लिखूंगा, आप उसको करना। हो गया, सभी बच्चे सुन लें। 5वां रूल लिखा हुआ है कि किसी रूल पढ़ेंगे जरा, मैं इधर बोल रहा हूं, सुनते रहेंगे, रूल पढ़ेंगे। लिखा हुआ है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, ध्यान सुना है, किसी मॉलिक्यूल के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, किसी मॉलिक्यूल के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो अपनी मर्जी से मानना है कि वो हाइपोथेटिकल है, यानी उसके अंदर बॉन्ड प्रेजेंट है। तो सभी बच्चे जरा से देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड सी वाला ग्रुप है, ये वाला बना लेते हैं। इधर तो ये सीनियर है, सब बच्चे जानते हैं। 5वां रूल क्या है, अगर किसी के अंदर डबल या ट्रिपल आ जाए तो आपकी अपनी मर्जी से मान के चलना है आपको कि आज से उतने बॉन्ड उसके अंदर प्रेजेंट है। तो कैसे मानना है जरा देखो, इसका मतलब क्या है। बुक्स वाले बोलते हैं कि जो बॉन्ड जितना लिखा हुआ है, इसके अंदर कितना बॉन्ड लिखा हुआ है, 3 बार, तो 3 बार आगे वाले मॉलिक्यूल को लगाना है, 3 बार आगे वाले मॉलिक्यूल को लगाना है, फिर आगे वाले मॉलिक्यूल से फिर से पीछे वाले मॉलिक्यूल को उतनी ही बार लगाना है जितना बॉन्ड दिया हुआ था शुरू में।
एक बार जरा दोबारा फिर से सुन लें आप, जैसे मैं यहाँ इसको बनाऊंगा। जब भी किसी सबस्टांस में, ध्यान से मेरी बात सुन लो, जब भी किसी सबस्टांस में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो बुक्स वाले बोलते हैं आपको आज से हाइपोथेटिकल मानना है उसके अंदर उतना बॉन्ड प्रेजेंट है। आसान शब्दों में क्या है, जितने बॉन्ड लिखे होंगे उसको उतनी बार लिखना है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो कितनी बार लिखना चाहिए, 2 बार। फिर आगे वाले मॉलिक्यूल से फिर पीछे वाले मॉलिक्यूल को भी उतनी बार लिखना है, तो कितनी बार, फिर से 2 बार, फिर से 2 बार। सभी बच्चों को क्लियर हो पा रहा होगा। अब चलेंगे रूल देखेंगे। यहाँ देखिए कार्बन दोनों में कॉमन, यहाँ नाइट्रोजन है कॉमन, यहाँ नाइट्रोजन है कॉमन, ऊपर नाइट्रोजन था लेकिन सब बच्चे देख पा रहे हैं ये जो हाइड्रोजन है ये बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है। सब बच्चे जानते हैं कहाँ पे है, यहाँ पे है। मैं अगर इस हाइड्रोजन को अगर हटा लूँ आपको समझाने के लिए तो सभी बच्चों को क्लियर हो पा रहा होगा। यहाँ पे तो ऊपर में 7 है और नीचे में कितना है, 1 है। इस कार्बन के रिस्पेक्ट में एक बार इधर एक बार इधर, और ऊपर में दोनों डाटा सेम। इधर देखिए दोनों में डाटा सेम, इधर में दोनों डाटा सेम। ऊपर में नाइट्रोजन 7 और इधर हाइड्रोजन। किसी भी सबस्टांस के अंदर डबल ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आज से उसको मान के चलना है उतना बॉन्ड प्रेजेंट है। आसान शब्दों में ट्रिपल बॉन्ड है तो अगले वाले मॉलिक्यूल को 3 बार लिखना है, फिर आगे वाले मॉलिक्यूल से पीछे वाले मॉलिक्यूल को भी 3 बार लिखना है। अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड वाले मतलब आगे वाले मॉलिक्यूल को पीछे वाले से 2 बार, फिर आगे वाले मॉलिक्यूल को पीछे वाले से फिर से 2 बार लिखना है। क्लियर हो पा रहा होगा, तो सभी बच्चे समझ पाएंगे। इस बार सीनियर ये हो गया है और 2 सीनियर सेम साइड क्या लिखेंगे, जेड। 2 सीनियर सेम साइड फिर लिखेंगे जेड। ये जरा जल्दी से ड्रॉ कर लेना है कॉपी के कहीं साइड में, कॉपी के जरा साइड में जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए। कुछ होमवर्क एग्जांपल्स भी जरा लिख देते हैं। देखें जरा सा, कुछ होमवर्क एग्जांपल भी लिखना है। चलिए सभी बच्चे, ठीक है। सभी बच्चे जरा इसको नोट कर लेंगे। ये होमवर्क है। जैसे इस बार सीनियर कौन होगा, चलो देखो ये, और इस बार सीनियर कौन है, ये। सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, जेड। ये डबल बॉन्ड बना हुआ है अंदर में, क्या कहते हैं, ये डबल बॉन्ड बना हुआ है। इस बार सीनियर कौन होगा, ये। इस बार सीनियर कौन होगा, ये। क्या लिखना चाहिए, जेड। ऐसे ही थोड़ा 2-4 होमवर्क बोलूंगा, आप कर लेना। मैंने 1-2 समझाने के लिए फिर से लिख दिया था इसका नाम, ताकि आप प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। चलिए ये देखिए होमवर्क, मतलब जो आप घर पे करना। ठीक है, नोट करेंगे जरा, इसको रफ कर रहा हूं। बस इतना ही आसान है। सभी बच्चे जरा इसको नोट कर लें। अभी नहीं बताना है। एक बच्चा बोल रहा है कि अभी करना है सर, अभी नहीं करना है। ये सब घर से करके लाना है। ये सब क्या करना है, घर से करके लेकर आना है। एक जरा मुझे और समझाना है, जरा मैं ये भी पहले थोड़ा आपको बताऊंगा। एक ये लिखिए होमवर्क है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सभी बच्चे देखेंगे ये इंपॉर्टेंट है। ये रफ कर रहा हूं। होमवर्क आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। बहुत आसान है। सभी बच्चे देखें जरा सा। ठीक है, इसको नोट करना है आपको। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिख दिए हैं। मैं जरा ये वाला बताऊंगा, आप जरा सा देख लो पहले, फिर मैं एक आध बता दूंगा, आप कर लेना उसके बाद। सभी बच्चे जरा नोट कर लेंगे प्लीज।
यहाँ पे भी ऑक्सीजन ही लगा लो, चलो यहाँ पे सल्फर लगा लो। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर ज़रा मैं एक दो बताता हूँ आपको, आप उसको ज़रा ध्यान से देख लेना। हो गया, ज़रा आगे बढ़े। चलिए इसको रफ करता हूँ। सबसे पहले मुझे ये वाला बताना है, फिर आप घर पे करते रहना। ये वाला बताऊंगा, देखिए इन दोनों में हायर एटॉमिक नंबर, ये सीनियर, इन दोनों में बच्चे को लगेगा ये सीनियर। जरा सुन लें, आपको लिखना नहीं है, बच्चे को लगेगा ये सीनियर है, आंसर आएगा ई, लेकिन इसका आंसर है जेड। सुन लो जरा, इन दोनों में क्या आंसर आएगा, ये वाला, तो क्या आंसर आएगा ई, लेकिन आंसर आएगा जेड। देखिए कैसे आएगा, क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, आप समझ पा रहे हैं? चलिए ऊपर देखिए जरा से क्या लिखा हुआ है, पहले कार्बन, सब बच्चे यहाँ पर जरा देखें, पहले कार्बन फिर ऑक्सीजन, फिर 2 बार कार्बन फिर ऑक्सीजन, सभी बच्चे देखें, पहले कार्बन फिर ऑक्सीजन, 2 बार कार्बन ऑक्सीजन, फिर एक कार्बन यहाँ पे शुरू हो रहा है, सब बच्चे जरा ध्यान से देख लें, फिर कौन है ऑक्सीजन, फिर कार्बन 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 फिर ऑक्सीजन। यहाँ जरा सा देख लो एक बार, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, ऊपर लिखा हुआ है कार्बन ऑक्सीजन कार्बन 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 ऑक्सीजन, सभी बच्चे देख पा रहे हैं, ऐसा लिख पाएंगे। फिर आप देखिए फर्स्ट आइटम आर कॉमन, देन गो फॉर सेकंड, सेकंड कॉमन, देन गो फॉर थर्ड, थर्ड कॉमन, देन गो फॉर फोर्थ, एंड फोर्थ के बाद आफ्टर फिफ्थ आप देख पा रहे हैं इसका 6 एटॉमिक नंबर है और इसका 8। सभी बच्चे जानते हैं हायर एटॉमिक नंबर इज द सीनियर, हायर एटॉमिक नंबर इज द सीनियर, एंड 2 सीनियर सेम साइड में होंगे तो क्या लिखेंगे जेड, क्या लिखेंगे जेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दीबाजी में आप किसी अपने आसपास पड़ोस में कोई टीचर जो पढ़ा रहा होगा, अच्छे साउंड वाला नॉलेज नहीं रखता होगा या बहुत बढ़िया से नहीं पढ़ाता होगा, वो बोलेगा नीचे वाला कंसिडर करो, और नीचे वाले के हिसाब से आंसर क्या आएगा ई, नीचे वाले का आंसर क्या आएगा ई। देन यहाँ सभी बच्चे देखें, इसमें यहाँ भी कार्बन, इधर में भी कार्बन कॉमन हो गया, इधर में लेकिन 8, इधर में 16, तो आप समझ पा रहे हैं इधर में 1 लेना चाहिए। इन दोनों में ये सीनियर होगा, और 2 सीनियर के लिए हम क्या लिखेंगे ई, 2 सीनियर के लिए हम क्या लिखेंगे ई। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा, 2 सीनियर के लिए हम लिखेंगे ई। नोट डाउन कर लीजिए, मुझे 3 एग्जाम्पल और करना है, जिसमें जरा एक आप बताएंगे और फिर मैं जरा सा आपको 2 एग्जाम्पल समझाऊंगा, ठीक है? सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा, इसको जरा रफ कर रहा हूँ, ये अपने कंसेप्ट नोट कर लिया होगा। चलिए रफ कर रहा हूँ इधर। यहाँ देखिए थोड़ा एक बार, ये भी होमवर्क है आपका, ये भी होमवर्क है। ये क्वेश्चन मुझे एक बताना है, सभी बच्चे जरा से देखें, एक क्वेश्चन आपको ये बताना है मुझे, ये एडवांस का क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ये एडवांस का है, बाकी आप कॉपी कर लेना। ये कॉपी कर लिया होगा आपने, देखिए इसका करता हूं। इन दोनों में तो 1 ये होगा, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। इसके लिए जरा चेक करें, डबल बॉन्ड जरा से यहाँ देखें, ये यहाँ लिखा हुआ है, सभी बच्चे जरा से देखें, सभी बच्चे देख पा रहे हैं जो नीचे वाला सबस्टांस लिखा हुआ है उसका स्ट्रक्चर ये है, और इसका ओरिजिनल नाम है IPR। IPR इज द फुल फॉर्म आइसोप्रोपाइल, IPR इज द फुल फॉर्म आइसोप्रोपाइल, इसका नाम है, इस ग्रुप का नाम है आइसोप्रोपाइल। एंड ये ग्रुप क्या है, ओरिजिनल है, यानी रियल है, यानी ओरिजिनल है। ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल गिवन है। ये कंपाउंड कैसा है, रियल है, ओरिजिनल है, क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। सभी बच्चे जानते हैं जब भी किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो अपनी मर्जी से मानना है उसके पास उतना बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या मानना है, अपनी मर्जी से उतना बॉन्ड उसके अंदर प्रेजेंट है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल सब बच्चे समझ पा रहे हैं कैसा है, इमेजनरी है। इमेजनरी मतलब हाइपोथेटिकल है। सभी बच्चे जरा से यहाँ देख लो, ये दोनों सबस्टांस सेम है, यहाँ जो बना हुआ है दोनों सेम है। ये क्या है, ओरिजिनल है, आइसोप्रोपाइल, ये भी आइसोप्रोपाइल है। ये सबस्टांस का भी क्या नाम है, आइसोप्रोपाइल, लेकिन ये कैसा है, नकली वाला है। क्यों, इसने आपने अपनी मर्जी से माना है, क्योंकि CIP में 5वां रूल है, किसी सबस्टांस के अंदर, सभी बच्चों को याद होगा CIP में लास्ट रूल है, किसी सबस्टांस के अंदर मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो अपनी मर्जी से उतने बॉन्ड मान के चलना है। तो आपने कंसिडर किया है, तो IPR इमेजनरी हाइपोथेटिकल है, या IPR रियल है या ओरिजिनल है या गिवन है। क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। तो जब भी किसी क्वेश्चन में, ध्यान से सुन लें,
रियल और इमेजनरी दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। सभी बच्चे सुन लें, जब भी किसी क्वेश्चन में रियल और इमेजनरी दोनों पार्टिसिपेट करेंगे देन इमेजनरी ग्रुप को लेना है। देन क्या करना है, इमेजनरी ग्रुप को कंसिडर करना है। किसको करना है, इमेजनरी ग्रुप को कंसिडर करना है। तो आपको थोड़ा लिखना है आपको, इफ टू ग्रुप्स ब्रैकेट में लिखेंगे वन रियल एंड वन इमेजनरी, ये नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। हाँ लिखना है इसके बाद, इफ टू ग्रुप्स ब्रैकेट में लिखेंगे वन रियल एंड वन इमेजनरी, इफ टू ग्रुप्स ब्रैकेट में लिखेंगे वन रियल एंड वन इमेजनरी, इफ टू ग्रुप्स लिखेंगे वन रियल एंड वन इमेजनरी, इफ टू ग्रुप्स ब्रैकेट में लिखेंगे वन रियल और वन इमेजनरी, ब्रैकेट क्लोज करके लिखेंगे अपीयर टू हैव, ब्रैकेट क्लोज करके लिखेंगे अपीयर टू हैव, appear to have seniority, appear to have seniority, appear to have seniority, appear to have seniority, लिख दिया आप लोगों ने, appear to have seniority लिखना। then imaginary group taken to more senior, then imaginary group taken to more senior, then imaginary group taken to more senior। सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, इमेजनरी ग्रुप को क्या करना है, मोर सीनियर लेना है। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इस बार ये सीनियर होगा और दो सीनियर जब सेम साइड होगा तो क्या लिखेंगे, जेड, क्या लिखेंगे, जेड। इसी तरीके से एक क्वेश्चन सभी बच्चे यहाँ पे देखें जरा सा, यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लो, यहाँ लिखा हुआ है, इस बार सीनियर ये होगा, हमने पढ़ लिया है। लेकिन सभी बच्चे जरा देखें, ये वाला क्वेश्चन एक थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा बना हुआ है, और देखिए ये, तो ये वाला तो रियल है, सब बच्चे समझ पा रहे हैं, और ये वाला कैसा है, इमेजनरी है। दोनों बातें सेम लिखी हुई हैं लेकिन ये इमेजनरी है, तो इस बार ये सीनियर होगा और दो सीनियर सेम साइड क्या लिखेंगे, जेड, दो सीनियर सेम साइड क्या लिखेंगे, जेड। क्लियर हो गया कंसेप्ट, नोट डाउन जल्दी से कर लीजिए। फिर जरा हम लोग आगे बढ़ेंगे आज के डेट में और थोड़ा हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की तरह चलते हैं, ठीक है। तो रफ कर रहा हूं इधर, चलिए हमारी हेडिंग है आज की क्लास की ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सभी बच्चे देख लें क्या लिखा हुआ है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। शुरू करें। देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम जो अभी ये टॉपिक करेंगे इसका यूज़ ज़्यादातर मेडिकल इंडस्ट्री में। सभी बच्चे ज़रा सुन लें, आप थोड़ा, पूरी कहानी है आज की क्लास में तो 15-20 मिनट की पूरी, फिर हम कमिंग क्लास से शुरू करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का यूज़ जो है मेडिकल इंडस्ट्री में है। जो लड़के बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा, या जो लड़के जो है MBBS वगैरह करके या BDS करके, मतलब कुछ भी करके स्पेशलाइजेशन इन मेडिसिन में लेते हैं। क्या करते हैं, मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन लेते हैं। कोई भी बालक या बालिका अगर मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन लेता है, क्यों लेता है, पैसा ज़्यादा कमाने के लिए, तो उसके लिए ज़्यादातर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आता है। आजकल हिंदुस्तान में आपने एक वर्ड सुना होगा जेनरिक मेडिसिन, आपने थोड़ा आजकल एक वर्ड जरूर सुना होगा जेनरिक मेडिसिन। आजकल प्रधानमंत्री इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि गरीबों को दवा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ, तो ये शुरू किए हैं। या आप ऐसे भी जानते होंगे वर्ल्ड में सबसे सस्ता मेडिसिन इंडिया में है, पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ता मेडिसिन इंडिया में है। इसलिए आपको बताऊँ, तजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये जितने भी मिडिल ईस्ट की कंट्री हैं, मिडिल ईस्ट की, पाकिस्तान तो हमारा एनिमी कंट्री है, ये जितने मिडिल ईस्ट की कंट्री हैं वो सब लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं, सब लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वर्ल्ड क्लास हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैंने इसके बारे में कोई बात नहीं करा। हमने बोला वर्ल्ड क्लास हमारे पास मेडिसिन है, मतलब वर्ल्ड क्लास मेडिसिन का क्या, बहुत चीप रेट पे बेचते हैं, सस्ता बेचते हैं। लोग सस्ता खरीदना प्रेफर करते हैं क्योंकि लोग कुछ भी कर लेंगे, हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, कम खा लेंगे, कम पहन लेंगे, जीवन में कुछ भी कर लेंगे लेकिन अपने हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। हेल्थ का मतलब ये नहीं हुआ कि अच्छा डाइट ले रहे हैं। सभी बच्चे जानते हैं गरीबों के पास अच्छा डाइट लेने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, तो ऐसे केस में गरीब अगर तबीयत खराब हो गया, भले ही अगर आपके घर में आसपास में या खुद मेरे घर में या किसी घर में भी किसी की ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है, मर नहीं जाएगा तब तक हम इलाज करवाते हैं। भले ही हमारा घर बिक जाए या डॉक्टर कहता है कि इनको इलाज कराने से कोई फायदा नहीं, बचेंगे नहीं, इसके बावजूद भी हम अपने पूरा घर बेच देते हैं, ज़मीन बेच देते हैं, जायदाद बेच देते हैं, सब कुछ दाव पर लगा के, कर्ज लेके, सूद पे पैसे लेके, लोन लेके किसी भी तरीके से उसका इलाज करवाते हैं कि वो बच्चा या वो आदमी या वो फीमेल या मेल किसी तरीके से बच जाए। कई बार बचता होगा, कई बार भगवान को प्यारा हो जाता होगा, बट एनीवे यहाँ थे। तो इसका यूज़ कहाँ है, मेडिसिन इंडस्ट्री में यूज़ है। दूसरी बात, मेडिसिन के पीछे कॉम्पोजिशन लिखे रहते हैं, आपने ध्यान से देखा होगा,
उस कंपोजिशन का इंटरनल कुछ चेंजेस होता होगा, इंटरनली कुछ चेंजेस होगा, जिसको हम इस चैप्टर में धीरे 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 करते 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 बात करेंगे। करीबन 5-6 लेक्चर में टॉपिक को हम कवर करेंगे। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि इंटरनली चेंजेस क्या है, एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस पूरे चैप्टर में 2 चॉइस है। एक तो मैं सब पढ़ा दूँ, जो बहुत ही घटिया चॉइस है, बच्चे इसको अच्छे से नहीं कर पाते हैं ग्रैब। दूसरा सबसे आसान मेथड है कि मैं पढ़ाते टाइम जरूर बताता हूँ ये ऑप्टिकल एक्टिव है इनएक्टिव है, तो आपको पूरे लेक्चर में यही ध्यान से देखना है कि ये एक्टिव है ये इनएक्टिव है, क्या रीजन है कि ये एक्टिव है, क्या रीजन है कि इनएक्टिव है। क्योंकि आपका जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, हमें कोई यहाँ साइंटिस्ट तो बनना है नहीं, हमें यहाँ एग्जाम क्वालिफाई करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें बहुत कह लो तरीके से पॉपुलेशन डेंसिटी बैठती है, उसको फाड़ के उसमें से क्रॉस करके आगे अपने आप को निकालना है। आसान शब्दों में क्या है कि हमें इस पूरे चैप्टर में जो क्वेश्चन आता है ऑप्टिकल एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आता है। क्या आता है, इनमें से कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव है, नंबर ऑफ आइसोमर कितना होगा, वगैरह वगैरह ऐसे क्वेश्चन आता है। तो आपको इस पूरे चैप्टर में कौन एक्टिव है कौन एक्टिव है एक ढूंढना है, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव में से एक कोई भी ढूंढना है, ठीक है। और मैंने आपको समझा दिया है कि इधर के सारे टॉपिक जो हम चल रहे हैं क्लास 11-12 दोनों मर्ज चल रहा है। कोई बच्चा सोच रहा होगा 11th करेंगे, अरे दोनों मर्ज चल रहा है, 11 और 12 दोनों कंबाइन चल रहा है। केवल 11th नहीं हो सकता है, केवल 12th नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हम 11 शुरू करेंगे तो 12th का कंसेप्ट आएगा। जो यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस करूंगा सब 12th का टॉपिक है, लेकिन 12th पढ़ाओ तो फिर 11 का कंसेप्ट आता है, तो बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते हैं। और जहाँ भी आसपास पड़ोस में बच्चे स्कूल लेवल अगर पढ़ रहे होंगे, या जहाँ भी आसपास पढ़ बच्चा अगर क्लास 11 का ऑर्गेनिक कर रहा है या क्लास 12 का ऑर्गेनिक कर रहा है, तो टीचर फॉर्मेलिटी करता है, मतलब कोर्स कंप्लीट तो करता है, लेकिन बच्चे को अच्छे से समझ में नहीं आता, या बच्चे से साइड बुक कोई उठा के देखे तो उससे क्वेश्चन नहीं हो पाता, या MS चौहान के तो सिंगल क्वेश्चन भी नहीं हिलते होंगे। इनफैक्ट वो किसी भी कोचिंग का मटेरियल भी ट्राई करता होगा तो नहीं बनता होगा। लेकिन मैं जैसे बता रहा हूँ टॉपिक वाइज करेंगे तो 100% सिलेक्शन, 100% सारा क्वेश्चन बनेगा। जिस दिन नहीं बने, मेरा नंबर मैंने आपको कई लेक्चर्स में बोला है, आज भी बोल देता हूँ, 8588958863 मेरा नंबर है। कभी भी फ़ोन करेंगे एग्जैक्ट वही आएगा आंसर जो आप चाहेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खासियत ये है कि समझ में आने लगता है तो मज़ा आने लगता है, नहीं समझ में आया तो डेंजरस लगता है। दूसरी खासियत क्या है, इसमें एक भी दिन क्लास छूटा आगे समझ में नहीं आएगा। तो आप समझ पा रहे हैं कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। और आजकल तो लेक्चर्स आप देख ही पा रहे हैं, सब कुछ लाइव है और फ्री है, तो आप आराम से इसको देख सकते हैं, मतलब आप मल्टीपल टाइम्स इसको प्ले कर करके देख सकते हैं। तो चलते जरा शुरू करते हैं। फर्स्ट इसके अंदर हमारी हेडिंग है जिसका नाम है प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट लिखा हुआ है यहाँ पे, हम लोग इसको बोलेंगे PPL। अब अपन लोग इसे क्या बोलेंगे, PPL, प्लेन पोलराइज लाइट, इसका नाम है PPL। PPL एक नाम है बस, PPL क्या है, एक नाम है। क्लियर हो गया सभी बच्चे, जरा से देखें क्या है। ये एक ऑर्डिनरी लाइट है। आपको इस पूरी चैप्टर में क्या देखना है, ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है, यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना है। ये एक ऑर्डिनरी लाइट है, कोई भी लाइट जो जमीन पे गिरते वक्त फैल जाए, यानी जिसका डायरेक्शन ना हो, सनलाइट, ट्यूबलाइट, बल्ब की लाइट, कोई भी लाइट, वो सब क्या है, ऑर्डिनरी लाइट। क्या है ये, ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट क्या है, ऑर्डिनरी लाइट सब बच्चे जानते हैं, डायरेक्शन लेस लाइट, डायरेक्शन लेस लाइट। सबको क्लियर हो पा रहा होगा। इसको एक हम क्या करते हैं, निकोल्स प्रिज्म है एक हमारे पास है, इसका नाम है निकोल्स प्रिज्म, इसका नाम है निकोल्स प्रिज्म। इससे पास करते हैं। निकोल्स प्रिज्म को आज से एक नया नाम हम रख लेते हैं जिसका नाम है पोलराइजर। अब जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा नए नए नाम आएंगे, तो इसका नाम है पोलराइजर। पोलराइजर से पास करेंगे। बेसिकली एक तरीके से फिल्टर पेपर है या छन्नी जैसा काम करता है, और कुछ लाइटों को उधर पास करता है। क्या करता है, कुछ लाइटों को इधर पास करता है। और आसान शब्दों में सभी बच्चे जरा सुन लें आप, गांव में देखना कि लकड़ी वगैरह के विंडो होते हैं, कई बार आप देखेंगे गांव में लकड़ी के विंडो होते हैं, या कई बार और आसान शब्दों में बच्चे देखते हैं गांव में आयरन के रॉड्स वाले विंडो होते हैं। और अभी तो पबजी सब्जी पता नहीं कौन कौन सा गेम आ गया है, और बच्चे उसको दिन भर ऐसे मोबाइल लेके खटखट 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 खेलते रहते हैं और आनंद लेते रहते हैं। लेकिन किसी जमाने में, मतलब आज के 8 साल 5 साल 7 साल पीछे जाएंगे तो मोहल्ले में लड़के मोहल्ले के सारे बच्चों को इकट्ठा करके और क्रिकेट खेलने जाते थे। लड़कियां 3-4 लड़कियों को मिल के, ठंड का टाइम था, मुझे अभी भी याद है, हमारे कॉलोनी के बगल में थोड़ा एक झुग्गी इलाका है, झुग्गी इलाकों में बहुत सारी लड़कियां इकट्ठा होकर और पत्थर वगैरह लेके ऐसे खेलती थी। पता नहीं उस गेम का क्या नाम है, मुझे तो पता नहीं। ऐसे फेंकती हैं और 2-3 पत्थर इकट्ठा करती हैं। हमने नज़दीक से जाके देखा था, रंजना नाम की लड़की थी, उस टाइम पे खेलती थी, मेरे मोहल्ले की एक लड़की है, तो मैं जाता था उसके साथ कभी कभी देखने के लिए कि कैसे गेम वूम खेलते हैं। और लड़के जो है क्रिकेट वगैरह खेलते थे, लकड़ी काट वाट के थोड़ा बनाते थे, एक 10-15 रुपये का बॉल लेकर आते थे, प्लास्टिक का बॉल लेकर आएंगे, तो कॉस्को का आता था 25 रुपये का, मेरे को लगता है अभी एग्जैक्ट आइडिया नहीं, 25 रुपये को उस वक्त आता था। आज के मैं 10-12 साल पीछे जाके बात बता रहा हूँ आपको, सॉरी
12 साल नहीं, लेकिन 15-18 साल से ऊपर हो गया होगा, 18 साल से भी ऊपर चल रहा है, क्योंकि 12 साल तो 13 साल तो पढ़ाते हुए हो गए, 18-19 साल पीछे जाके देखेंगे। जब मैं बेसिकली 2-3 में था, तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, 2-3 के आसपास में था या 4 में था, तो मैंने ये सारी चीज़ें देखी हैं। उसके बाद जब बच्चे क्रिकेट खेलते थे तो मोहल्ले में अब सब लोग भाई फ्री रहते नहीं थे, बुलाना पड़ता था कि चलोगे खेलने। तो उसमें कई नालायक तो ऐसे रहते थे जो आज भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। वैसे नालायक लोग क्या बोलते हैं कि भैया बैटिंग नहीं दोगे तो हम फील्डिंग नहीं करेंगे, बॉलिंग नहीं दोगे तो हम फील्डिंग नहीं करेंगे। आपने ऐसा लड़के लड़कियों को जरूर देखा होगा, आप खुद होंगे उसमें से, नो डाउट, इसमें कोई छुपा हुआ बात थोड़ी ना है। तो बच्चे बोलते हैं कि बैटिंग नहीं दोगे फील्डिंग नहीं करेंगे, बॉलिंग नहीं दोगे फील्डिंग नहीं करेंगे। इस तरीके का एक अवधारणा बना हुआ था। तो मैं आपसे बात ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे ये टाइमिंग आगे बढ़ता रहा, तो बच्चे क्रिकेट खेलते थे तो मोहल्ले में टीम इकट्ठा करते थे, और बॉल तब तक कोई जिसके हाथ में रहता था उसको तो बीमारी रहता है। जैसे बच्चों को बीमारी है, डेस्क पे अपना नाम लिख देते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड का, अपने बॉयफ्रेंड का, दीवालों पे भी नाम लिखते चलते हैं। कई जो टीचरों के खिलाफ भी नाम लिखते रहते हैं, उनको गाली वाली भी देते रहते हैं। हमने देखा है क्लासेस में, आफ्टर क्लास में डेस्क पे घूमता हूँ तो लिखा हुआ मिल जाता, तो मैं समझ जाता हूँ कि किसी के मन के अंदर का जो सैलाब था उफान मार रहा था और वो कंट्रोल नहीं कर पाया तो डेस्क पे बाहर आ गया। अच्छी बात है, वरना कुछ गलत कर ले तो दिक्कत हो जाएगा। तो कॉस्को की बॉल लेके ऐसे बार बार फेंकते रहते होंगे। मान लेते हैं कि ये विंडो है गांव का, और इस विंडो के रॉड्स पे उसने कॉस्को का बॉल बार बार फेंका होगा। अगर मान लेते हैं कि 20 बार उसने फेंका होगा, तो हो सकता है कि 16 बार रॉड पे टकरा के वापस आ जाए। लेकिन कम से कम 3 to 4 टाइम्स में ऐसा होगा कि रॉड के पैरेलल होगा और बॉल अंदर चला जाएगा। रॉड के अंदर होगा और बॉल जो होगा अंदर चला जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जो लाइटें इसके पैरेलल होंगी वो लाइटें तो इधर आ गई होंगी, और जो लाइटें इसके पैरेलल नहीं होंगी वापस वो ऑर्डिनरी लाइट की तरह चली गई होंगी। और जो लाइटें इधर आ जाएंगी, इसी लाइट का नाम है टीपीएल। टीपीएल इज द फुल फॉर्म प्लेन पोलराइज लाइट। क्लास 12 के बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन था ये, ठीक है, अभी कंटिन्यू कई सालों में पूछा होगा, आप देख लेना। पीपीएल इज द फुल फॉर्म प्लेन पोलराइज लाइट। अब पीपीएल को हम क्या करेंगे, पीपीएल हमने बना लिया। अब एक हम ऑर्गेनिक सोल्यूशन लेंगे, एक कंटेनर है हमारे पास ये, जिसके अंदर हमने कोई ऑर्गेनिक सोल्यूशन भर दिया। कोई हमारे पास कंटेनर है जिसके अंदर हमने क्या किया, ऑर्गेनिक सोल्यूशन भर दिया। और जिस कंटेनर में भरा है उसको बोलते हैं आज से पोलारीमीटर ट्यूब। इस कंटेनर का ऐसे नाम है पोलारीमीटर ट्यूब। ट्यूब इसी का नाम, कंटेनर हम बार बार बोलेंगे, लेकिन आप पोलारीमीटर ट्यूब ध्यान रखना, क्योंकि लेबोरेटरी में नाम इसका क्या है, पोलारीमीटर ट्यूब। अब जैसे ही रखेंगे, और हमारा बंदा है कि यहाँ माइक्रोस्कोप से देख रहा होगा, एक हैंडसम हंक इधर बैठा होगा, कोई खूबसूरत आपकी तरह, कोई यहाँ पे एक हैंडसम हंक ले लेते हैं। बेसिकली क्लाइंट मुझे बोलना है या वीवर बोलना है, आप समझ पा रहे हैं, वीवर यहाँ लिखा हुआ है, ये क्लाइंट लिखा हुआ है, ठीक। लेकिन आजकल हैंडसम हंक का जमाना चल रहा है तो मान लिया हमने। अब लाइट की 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, जरा सभी बच्चे देखें। एक पॉसिबिलिटी, लाइट की पॉसिबिलिटी मतलब ये सॉल्यूशन इस लाइट को 3 जगह घुमा सकता है। एक कहीं ना घुमाए, एक हो सकता है कि लाइट ऊपर घुमा के लेके चला जाए, और एक हो सकता है लाइट नीचे घुमा कर लेकर आए। एक बार जरा दोबारा सुन लें आप। ये ऑर्गेनिक सॉल्यूशन के पास इस लाइट को लेके 3 पॉसिबिलिटी है। एक ऊपर लेके चला जाए, एक नीचे लेकर आए, एक इसकी आंखों पे सीधा आए। मान लेते हैं कैसे पता चलेगा 3 पॉसिबिलिटी है। जो बंदा यहाँ माइक्रोस्कोप से देख रहा होगा, मान लेते हैं माइक्रोस्कोप है, आपको समझाने के लिए मान लिया हमने ये माइक्रोस्कोप है, यहाँ पे देख रहा होगा, ये माइक्रोस्कोप लिख लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा छोटा सा माइक्रोस्कोप है। अब जो बंदा यहाँ माइक्रोस्कोप पे देख रहा होगा, हो सकता है एक बार लाइट उसकी आंखों पे आ रहा होगा, सीधा आ रहा होगा लाइट कहीं मुड़ा नहीं है, लाइट कहीं भी मुड़ा नहीं है, तो उसकी आंखों पे आएगा तो ब्राइट बैंड देगा। कैसा देगा, ब्राइट बैंड। उसकी आंखों पे बहुत ज़्यादा लाइट होगा, तो हम बोलेंगे लाइट कहीं डिविएट नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरा, एक बार हो सकता है लाइट ऊपर या चला जाए या नीचे चला है, तो हम कोई भी एक पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। अगर ऊपर गया होगा या नीचे आया होगा तो लाइट ऊपर में जाके रोशनी देगी, ऊपर में क्या होगा, उजाला हो जाएगा, या नीचे में क्या होगा, उजाला हो जाएगा, और इसकी आंखों पे क्या होगा, अंधेरा होगा। जब आंखों पे अंधेरा होगा तो माइक्रोस्कोप में ट्यूनल होता है, तो जानते हैं, और उसको घुमाएंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लाइट चला गया, सभी बच्चे जरा से देख लें, रफ है ये सब, यहाँ पे चला गया, इतना बस काम का था, लाइट चला गया होगा, तो ये माइक्रोस्कोप ट्यूनल को घुमाएगा, और घुमा के, जैसे मान लेते हैं आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ से ऐसे घुमा के सीधा ऊपर लेके जाएंगे, कहाँ पे लाइट है, कहाँ पे लाइट है। 2 बार प्रीवियस एडवांस में पैसेज में क्वेश्चन आ रखा है कि कितना डिग्री, कई बार ये एंगल पूछेगा, ये एंगल भी आपसे पूछेगा, कितना डिग्री ऊपर में लाइट है, कितना डिग्री ऊपर में लाइट है। हम लोग एंगल वगैरह निकालना सीखेंगे इसी चैप्टर में, काफ़ी आगे डिटेल में जब कर रहे हैं तो उसको भी देखेंगे, एंगल कैसे निकालेंगे। और लाइट जब मूव किया है ऊपर या नीचे, इसको बोलते हैं रोटेशन, तो उसका नाम बुक्स में ला के लिखा होगा स्पेसिफिक रोटेशन। क्या लिखा होगा, स्पेसिफिक रोटेशन। मैं आगे जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो अभी मुझे 2 बातें बोलना है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है, एक ऑर्डिनरी लाइट से निकोल्स प्रिज्म लेंगे, उससे पास कर देंगे। ये बेसिकली फिल्टर पेपर जैसा काम करता है, कुछ लाइटें पास हो जाएंगी जिसका नाम है पीपीएल।
कुछ पास नहीं होंगी, वापस चली आएंगी। ये जो पीपीएल बना है इसको फिर से पोलारीमीटर ट्यूब में एक सॉल्यूशन लेके पास करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है। अगर ये सॉल्यूशन के पास 3 पॉसिबिलिटी है, इस लाइट को ऊपर घुमा दे, नीचे घुमा दे, या उसकी आंखों पे आए। अगर लाइट सॉल्यूशन को, मतलब ये जो सॉल्यूशन इस लाइट को, सॉरी ये जो सॉल्यूशन इस लाइट को ऊपर या नीचे घुमा देता है तो हम बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव है। कैसा है ये? ऑप्टिकली एक्टिव है। लाइट ने क्या किया, मतलब लाइट को सॉल्यूशन ने क्या किया? घुमा दिया। सॉल्यूशन अगर लाइट को मूव कर देगा तो हम बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव है, और जो लाइट मूव नहीं होगी तो उसे हम बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव है। जो लाइट मूव नहीं होगा तो उसे क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो मुझे यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव के बारे में पहली बात आपको समझ में आया है कि लाइट कहीं भी मूव किया, कहीं भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऊपर नीचे या राइट या लेफ्ट, कहीं भी मूव किया, कितना भी डिग्री मूव किया, कितना डिग्री मूव करेगा ये मैं आपको बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन कितना भी डिग्री मूव किया, कहीं भी मूव किया, कितना भी डिग्री मूव किया, उसे हम स्पेसिफिक रोटेशन बोलते होंगे या उस एंगल को निकालेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन लाइट कहीं मूव नहीं हुआ, लाइट कहीं मूव नहीं हुआ तो हम बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव है। उम्मीद करता हूँ पहला आपको पूरा कंटेंट समझ में सब बच्चों को आ गया होगा, आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट जरा सा, पहला पॉइंट तो ये था। सेकंड पॉइंट है कायरल सेंटर। जरा से यहाँ देखिए, कायरल सेंटर के बारे में थोड़ा बात करेंगे। हमने स्टीरियोजेनिक सेंटर जब पढ़ा था जीआई में, तो वहाँ पे हमने कायरल सेंटर लिखा था, जिसको जरा अब हम अच्छे से पढ़ेंगे। आप लिखना सीसी, कायरल सेंटर एंड कायरल कार्बन, एंड कायरल कार्बन, सीसी इसके लिए सी कार्ब लिखना, सी कार्ब, कायरल कार्बन एंड कायरल सेंटर, कायरल कार्बन एंड कायरल सेंटर। हो गया? थोड़ा इसमें लिखना है, लिखेंगे इट इज एन sp3। इसको चिराल लिखा है लेकिन कायरल पढ़ना है, सभी बच्चे जान लें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये कहाँ लिखा था? स्टीरियोजेनिक सेंटर में लिखा था, लेकिन हमने वहाँ पे नहीं पढ़ा था। मैंने आपको बोला था ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की क्लास में इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो अब इसको हम यहाँ थोड़ा पढ़ेंगे। लिखना है थोड़ा आपको, इट इज एन sp3 एटम, इट इज एन sp3 एटम which connected with 4 different group. It is an sp3 atom which connected with 4 different groups, and if this sp3 is carbon, and if this sp3 is carbon, then it is called chiral 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 carbon। सभी बच्चे जरा से देखें क्या लिखा हुआ है ये, सभी बच्चे जरा इसको भी थोड़ा समझ लें एक बार। कायरल सेंटर क्या हो सकता है? तो पहले तो कार्बन, चलो देखो, कार्बन लेना है और कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लेना है। कायरल होने के लिए क्या कंडीशन है? सब बच्चे जरा देखो, कायरल होने के लिए कंडीशंस के बारे में जरा बात करता हूँ। यहाँ थोड़ा अच्छे से देख लें। कंडीशन है पहला कि sp3 होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन है कि 4 ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। 4 ग्रुप कैसे होना चाहिए? डिफरेंट। सब बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं, चारों ग्रुप कैसे होना चाहिए? डिफरेंट। जैसे अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, ये सब कैसा होना चाहिए? डिफरेंट। अगर कहीं ऐसा लिखा है तो कायरल है। अभी जरा इसको बनाते हैं, यहाँ सभी बच्चे जरा सा देखें। जैसे आपका फेवरेट ये ले लेते हैं, यहाँ देखिए थोड़ा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सब बच्चे देख पा रहे हैं इसमें जो ये कार्बन है sp3 है, ये कैसा है? sp3 है। सभी बच्चे देख पा रहे हैं ये sp3 के साथ साथ 4 डिफरेंट ग्रुप है। फ्लोरीन नॉट इक्वल टू क्लोरीन, नॉट इक्वल टू ब्रोमीन, नॉट इक्वल टू आयोडीन, नॉट इक्वल टू आयोडीन। तो ये जो होगा, ये जो कार्बन होगा, इसको हम कायरल सेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीसी, इसको सीसी बोलेंगे। और इसी में अगर कार्बन प्रेजेंट होगा तो कायरल कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन बोलेंगे। एक बार जरा इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं जरा 2-3 लाइन बोलूंगा, उसको ध्यान से देखना आप। कायरल क्या है एक बार दोबारा बोलते हैं कायरल के बारे में आपको लेके। कायरल एक सबस्टांस है, सभी बच्चे जरा सुन लें। एक सबस्टांस है, मैंने यहाँ पे बोला थोड़ा सा आपको, जिसमें sp3 के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लगा हो। sp3 के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ हो, तो sp3 भी है और 4 डिफरेंट ग्रुप भी है, तो ये हो जाएगा कायरल सेंटर। लेकिन उस सेंटर में कार्बन प्रेजेंट होगा तो हम बोलेंगे कायरल कार्बन। क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन। तो यहाँ कायरल सेंटर की वैल्यू कितनी है? 1। कायरल कार्बन की वैल्यू भी कितनी है? 1, क्योंकि जो सेंटर है वो कौन है? कार्बन है। जो सेंटर कौन है? कार्बन है। इसी तरीके से सभी बच्चे जरा सा देखें, यहाँ पे एक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर हो सकता है। यहाँ देखें, एक R3 नाम का, एक R2 नाम का और एक R1 नाम का ग्रुप हो सकता है। सभी बच्चे जरा से देखें, जिसमें R1 नॉट इक्वल टू R2, नॉट इक्वल टू R3
एंड नॉट इक्वल टू लोन पेयर। तो 4 ग्रुप्स भी हो गए, सभी बच्चे देख सकते हैं। आप जानते हैं लोन पेयर इज अ ग्रुप, लोन पेयर इज अ ग्रुप एंड हियर एटॉमिक नंबर 0, हियर एटॉमिक नंबर 0। कैसे पता चला? CIP रूल में मेंशन है, CIP रूल में मेंशन है, सभी बच्चे जानते हैं। और इस नाइट्रोजन का अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करूं तो क्या है? sp3 है। तो यहाँ पे कायरल सेंटर की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, लेकिन कायरल कार्बन की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। पूरी बात एक लाइन में, पूरी बात समझ लें सब लोग। कायरल के लिए 2 ही लोग हो सकते हैं, या तो नाइट्रोजन नहीं तो कार्बन। कायरल सेंटर कौन हो सकता है? सभी बच्चे सुन लें, कायरल सेंटर 2 ही हो सकता है, या तो नाइट्रोजन नहीं तो कार्बन, यही 2 होंगे, इसके अलावा और कोई भी नहीं होगा। दूसरी बात, अगर नाइट्रोजन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप यानी एक लोन पेयर होगा, 3 अदर ग्रुप्स होंगे, अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कायरल सेंटर है। लेकिन चूंकि इसमें ये सेंटर कार्बन नहीं है तो कायरल कार्बन की वैल्यू 0 है। यहाँ पे कायरल सेंटर भी एक है और कायरल कार्बन भी है, क्योंकि जो सेंटर है वही कौन है? कार्बन है। एक बात ये, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब इसको मॉडल पे लेकर आएंगे, अपने को तो मॉडल भी चेक करना है, तो मॉडल पे लेकर आएंगे तो ये है, ध्यान से देखें जरा सा, यहाँ पे जरा ध्यान से देखें। इसको एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए फ्लोरीन है, ये ग्रुप, ये दोनों सेम नहीं है, आपको मानना है, लेकिन अगर आपको दिक्कत आ रही है तो थोड़ा एक दूसरा एग्जाम्पल आपके लिए रख लेते हैं। ब्लू बॉल तो हमने इंट्रोड्यूस कर लिया है, एक बड़ा येलोइश बॉल रख लेते हैं ताकि दिक्कत ना आए, ठीक है, ताकि आप कंफर्ट फील कर पाएँ। एक बड़ा सा बॉल रख लेते हैं, या शायद ये बॉल रखेंगे तो डिफरेंट है। देखिए 4 बॉल डिफरेंट ये रहा, ऊपर में फ्लोरीन ये है, रेड बॉल कौन है? फ्लोरीन है, सब बच्चे देख पा रहे हैं, रेड बॉल कौन है? फ्लोरीन। इसके बाद एक क्लोरीन है, ये ऐसे बनाने से क्या हुआ? टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ये होता है, सब बच्चे देख पा रहे हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ये हो पाता है। उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो पा रहा है। टेट्राहेड्रल ये है, ये फ्लोरीन, यहाँ देखिए ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया ब्रोमीन और ये हो गया आयोडीन। सभी बच्चे देख पा रहे हैं, चारों डिफरेंट ग्रुप है। आप देखिए रेड, येलो और या ऑरेंज बोलो, रेड, येलो या ऑरेंज, ब्लैक, और देख सकते हैं यहाँ पे मिथाइल। इस कार्बन को, यानी जो ब्लैक बॉल है, इसको मैं पकड़ लूँ तो 4 डिफरेंट ग्रुप सभी बच्चों को दिख पा रहा होगा, 4 डिफरेंट ग्रुप दिख पा रहा होगा, और सभी का एंगल बराबर है। यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है? 109। यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है? 109। यहाँ से यहाँ तक का भी एंगल कितना? 109। अगर किसी बच्चे ने इसको ले लिया तब भी कितना है? 109। किसी बच्चे ने इसको ले लिया तो 109। किसी बच्चे ने इन दोनों को ले लिया तो 109। किसी ने को लिया तो 109, यानी हर डायरेक्शन से कितना है? 109। कितना है? 109 है। 109 होगा, क्यों होगा? क्योंकि sp3 है, sp3 का एंगल 109 होता है। यहाँ पे 107 है, यहाँ पे कितना है? 107 है। सभी बच्चे जानते हैं जो किसी भी सब्सटेंस में लोन पेयर बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल कम होता है। किसी भी सब्सटेंस में लोन पेयर बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल कम होता है। 0 लोन पेयर तो बॉन्ड एंगल 109, नंबर ऑफ लोन पेयर 1 तो बॉन्ड एंगल 107, नंबर ऑफ लोन पेयर 1 तो बॉन्ड एंगल कितना होगा? 107। इसके आगे थोड़ा एक टॉपिक और कर लेते हैं। मुझे एक पूरी कहानी सुनानी थी जिसका नाम था लुईस पास्चर। जरा सुन लें आप, इस पूरे ऑप्टिकल एक्टिविटी पे सभी बच्चे सुन लें, इसको जरा नोट कर लें एक बार, मैं वेट कर रहा हूँ जरा सा। हमें एक कहानी भी शुरू करना था जिसका नाम था लुईस पास्चर। उस कहानी में 30-40 मिनट लग जाता है उसकी पूरी बैकग्राउंड को बताने में, क्योंकि इस पूरी स्टीरियो आइसोमेरिज्म का जो फादर है, फादर ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसने स्टीरियो आइसोमेरिज्म पर बहुत काम किया, काफ़ी रिसर्च किया, उसका नाम है लुईस पास्चर। उसका क्या नाम है? लुईस पास्चर। तो लुईस पास्चर की एक थोड़ी कहानी आ जाती है तो इस कहानी में इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। तो अब तो हो नहीं पाया, कमिंग क्लास में उसको पहले लेकर आएंगे क्योंकि 5-10 मिनट हमारे पास बचा हुआ है तो टाइम हो नहीं पाएगा। तो इस क्लास को यहीं होल्ड कर देते हैं। कमिंग क्लास में इसी में हम लुईस पास्चर को थोड़ा जोड़ेंगे और थोड़ी कहानी बना लेंगे कि लुईस पास्चर कैसे पीपीएल लाया होगा, लुईस पास्चर ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैसे चेक किया होगा, फिर लुईस पास्चर की आगे कहानी चलती होगी और धीरे धीरे करते करते ये चैप्टर भी आगे रन करेगा एंड फाइनली 5 to 6 आवर में चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सबको समझ में आ रहा होगा। आपको अच्छा लगे मेरे वीडियो और आपको लगता है कि काफ़ी अच्छा पढ़ा रहा हूँ या आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी हैं कलीग्स, जो भी टीचर्स, जो भी फ्रेंड्स, उनके साथ शेयर करें। आज के लिए बहुत, थैंक यू सो मच।